केबी स्टूडियो की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस खास कार्यक्रम में कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं उनका परिचय सभी जानता है। वो बेगूसराय नहीं, बिहार की राजनीति में दीप्तिमान होकर चमक रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, हर ओर चुनावी चर्चे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसकी चर्चा हर ओर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है और इन सब के केंद्र में है बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय। और बेगूसराय में भी सबसे हॉट स्पॉट बन चुका मटिहानी विधानसभा का क्षेत्र, जहां से लगातार 15 वर्षों से विधायक बनकर जनता की सेवा कर रहे जनसेवक, जननेता, लोकप्रिय नेता बोगो सिंह, काफी जुड़ाव महसूस, जमीनी नेता जो हर व्यक्ति से अपने आप को जुड़ा देखता है। आज उनसे मिलते हैं और उनके विचार आप समूह से साझा करते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं मटिहानी विधायक नरेंद्र उर्फ बोगो सिंह जी का। नमस्कार सर, केबी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत केसावा की धरती पर स्वागत। और विशेष रूप से डॉक्टर रोशन जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ और आशा रखता हूँ जो सच्चाई जो जमीन पर है वो जनता की अदालत में ले जाने का कार्य करेंगे, ये मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे तो सर आपसे परिचय मांगना छोटी मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि आप लगातार, आप हमेशा जनता के बीच रहे हैं और हर वो कोई आम जनमानस आप तक किसी भी बात को लेकर आता है तो उसके साथ आप खड़े नजर आते हैं। फिर भी मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों से आप अपना जो परिचय है वो साझा करें। देखो भाई, हम माँ दुर्गा का बेटा हूँ। फर्स्ट, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, मानवीय संवेदना, कुरान, ग्रंथ, उपनिषद को मैं दिल से सम्मान करता हूँ। मैं अपने जीवन में जो पाया और मैं अपने जीवन की गहराई में जाके अध्ययन करता हूँ। हर मानव को 5 संस्कार मिलते हैं। फर्स्ट संस्कार मिलता है माता के आंचल से। तो माता का आंचल, सीमा की मिट्टी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। दूसरा संस्कार मिलता है पिता के आंचल से। तो मैं केसावा की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा संस्कार मिलता है माँ सरस्वती मंदिर में जाके। तो मैं अपने गुरु को दिल से प्रणाम करता हूँ। और चौथा संस्कार, जब माँ सरस्वती के आंचल से मैं निकलता हूँ तो युवा काल में मेरा प्रवेश होता है। और चौथा संस्कार मुझे ससुराल की धरती से मिलता है। मैं उस विक्रमपुर की धरती को दिल से प्रणाम करता हूँ। और पांचवा और अंतिम संस्कार है, जब आप व्यवसाय की दुनिया में जाते हो, राजनीति के दुनिया में जाते हो, मेडिकल के दुनिया में जाते हो, जिस क्षेत्र में जाते हो उस क्षेत्र में यदि आपके जीन में, आपके खून में मानवीय संवेदना है तो वो पांचवा संस्कार मिलता है। मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री लिया 97, तो पूरे मटिहानी विधानसभा के हमारे माता पिता, चचा चाची, भाई भौजाई, छोटे बच्चों का संपूर्ण रूप से मेरे जीवन में बच्चों का प्यार मिला, सहयोग मिला। और जो हमसे बड़े थे उनका आशीर्वाद और संस्कार मुझे मिला। इसी 5 संस्कार के बदौलत तो मैं इस धरती पर जिंदा हूं और जब तक सांस रहेंगे इसी तरह बोगो चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा आगे बढ़कर जिले वासियों का, जनता की सेवा करते रहे। हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ऐसे हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहता है और आप शुरू से ही जनता के बीच में, तो राजनीतिक सफर यानी राजनीति में आने की प्रेरणा सर कहां से मिली? मैं मूल रूप से मटिहानी की विधानसभा में जो आया, मैं विक्रमपुर की धरती को मैं दिल से सम्मान करता हूँ। मुझे वो सीन याद है, छठ पर्व थे, शाम में माता जी को अर्घ दिया और सुबह में विक्रमपुर में जाके मैंने सासू जी को अर्घ दिया। और वहीं 2 पर्सनालिटी का मैं सम्मान करता हूँ। एक तो आज हमारे बीच नहीं रहे, आरएसएस के थे, डॉक्टर बीके रायचरिया बरियारपुर,
अनिल दा भी हैं। यही दो आदमी विधानसभा लड़ने की हमें भूख जगा दी। उन्हीं के आदेश से मैं राजनीति में प्रवेश किया। जब तक सांस रहेंगे ये दोनों आदमी का आदेश, आशीर्वाद सर आंखों पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति प्रेरित होकर आगे आता, और आपने भी इन दोनों महापुरुष जो हमारे महानुभाव हैं उनसे प्रेरणा लेकर राजनीति में आए और राजनीति में एक दीप्तिमान के रूप में चमक रहे हैं। सर, बेगूसराय की जो राजनीति है किसी से छिपा हुआ नहीं है, मतलब घूमता टहलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, एक तरह से जो बदलाव होते रहते हैं। स्थिर राजनीति नहीं है बेगूसराय की राजनीति। तो बेगूसराय की राजनीति के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? बेगूसराय की राजनीति इधर उधर कहाँ बौख रहा है? मेरा कहने का सर ये है कि कभी ये गठबंधन हो जाता है, कभी ये गठबंधन हो जाता है, कभी ये इस पाले के नेता उसमें चले जाते हैं। मेरा इस संदर्भ में है सर। देखिए भैया, इस पर अधिक कमेंट देना हम समझते हैं नैतिकता के खिलाफ बात होगी। राजनीति में अब नैतिकता की स्थान नहीं बची। राजनीति अवसरवादियों का स्थान हो गया, लेकिन बोगों के जीन में ये बात नहीं है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार का फॉलोवर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, उनके विद्यालय का छात्र हूँ। मुझे भी जीवन में कुछ भटकाव लाने के प्रयास हमारे विधानसभा के लोगों ने किया था, तो मैंने स्पष्ट कह दिया जो सूरज पश्चिम उग जाए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। बोगो जो बोल दिया, हम नीतीश कुमार के पिट्ठी में छुरा नहीं मार सकते। और बॉस इज ऑलवेज राइट। वो विकास रूपी एक चेतना है, तो विकास को गले लगाना कोई अपराध तो नहीं है। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, आप बहुत बच्चे हो। 2005 से पीछे जब आप जाओगे, अपने पापा से पूछोगे, अपने बाबा से पूछोगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो 2005 से पहला बिहार कैसा था, जिसे लोग रामो बामो कामो कहते हैं। और बिहार के लोगों ने, बेगूसराय के लोगों ने, मटिहानी के लोगों ने बेहतरीन इतिहास लिखा दुनिया के नक्शे पर। एनडीए सरकार का गठन किया और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत किया। इसके लिए इस पर मैं कमेंट नहीं दूंगा। विकास रूपी रथ पर नीतीश जी जिस गठबंधन से आए, जिस रूप में आए, बिहार के मतदाता विकास के सवाल पर उनके साथ खड़े। अच्छा सर, आपने बात की कि जो अवसरवादिता है राजनीति में, बिहार की राजनीति के संदर्भ में, चूंकि पिछले बार जो जिसके विरोध में था उसके साथ गठबंधन करके बिहार की राजनीति में आ रहा है, तो आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव का परिणाम होगा उसको आप कहां पाते हैं? आपको क्या लगता है, जो अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुनः सरकार आएगी या सरकार में बदलाव आएगा? लोग चूंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफी कई गठबंधन बन चुके हैं अलग अलग तरह के बिहार की राजनीति में, तो बिहार की राजनीति के संदर्भ में भविष्य में क्या संभावनाएं दिख रहे हैं? एक बात आप नोट कर लीजिए, हम जो अनुभव कर रहे हैं, बहुत हद तक नेताओं का जलवा, नेताओं का जादू अब खत्म होते चला जा रहा है। अब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, गांववाद के आधार पर, गोत्रवाद के आधार पर, पति पत्नी के आधार पर बिहार की राजनीति अब नहीं हो सकती है। एनडीए सरकार ने बिहार के जनता को भूख जगा दी है, विकास रूपी भूख। आप कहीं चले जाओ भाई, बिहार के किसी कोना में, झोपड़पट्टी में चले जाओ, महल में चले जाओ, हर जगह लोगों की भूख जग गई। बिजली चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, बच्चों का बेहतर शिक्षा चाहिए, जिसको भारत सरकार और बिहार सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने बेहतर करने का सार्थक प्रयास कर रही है। और आने वाला कल इस बात को बाबू तुम नोट कर लेना, एनडीए लगभग 200 सीट जीत के बिहार विधानसभा में नई सरकार बनाने जा रही है। और आने वाला 17वीं विधानसभा जो होगा, बिहार के लिए बेहतर बिहार होगा। सर, हम एक प्रश्न लेना चाहेंगे आपसे। जो एनडीए का एक प्रमुख घटक है लोजपा, चिराग पासवान का एक अलग स्टैंड बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं
ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? अखबार टेलीविजन के माध्यम से तो मैं भी देख रहा हूं, हम तो यही समझते हैं जो एनडीए से जो जाएंगे वो कहीं न कहीं दलदल में फंस जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का हालात आज आप देख सकते हैं। चिराग जी से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, जो बिहार विकास के पटरी पर लौटा है, विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएं, बचकाना हरकत मत करें, ये मेरा आग्रह जरूर होगा, और एनडीए के हाथ को मजबूत करें। सर, ऐसे तो 15 वर्ष लगातार आप विधायक बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे काम आपने किए हैं, आगे भी आप काम करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से इन 15 वर्षों में जो आपके ऐसे कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, अविस्मरणीय रहे, उस कार्य को हमारे जनता से साझा करें। हम तो जो काम किए भाई, ऐतिहासिक काम किए। सरकार का मानक है, यदि आप सड़क की बात करोगे, आप सड़क का एस्टीमेट जाके देखो, हर एस्टीमेट में लिखा हुआ है ओनली 5 इयर्स। जो ये सड़क जो बनना है 5 साल के लिए बनना है, और बोगो का सड़क, सैकड़ों सड़क की चर्चा कर देता हूं। 2006 में बने, 15 साल होने चले, 14 साल होने चले, 13 साल से होने चले, एक भी सड़क नहीं टूटे। आप विद्यालय के क्षेत्र में चले, पूरे विधानसभा जीरो पर आउट था भाई, जीरो पर, स्ट्रक्चर जीरो था। हमने एक नई शुरुआत भी किया है। हम देखे क्षेत्र में हमारे बच्चों के लिए बौद्धिक विकास का कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है। आप पूरे बिहार में खोजोगे तो शायद कहीं पटना में मिल जाए। मैंने अपने हाई स्कूल में ऑडिटोरियम का भी शुभारंभ किया है। आप केसाबा में जाकर देख सकते हो, आप हरपुर में जाके देख सकते हो, महना में बन रहा जाके देख सकते हो, उलाव में बने हैं देख सकते हो, मटियानी में। मतलब मेरा टारगेट है जितने हाई स्कूल हैं उसमें एक ऑडिटोरियम बने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जब, और याद क्या करना है भाई, हम जाएंगे तो नए जनरेशन याद रखेंगे, हमको क्या याद करना। आप एक नया गांव है, आप जानते हो, वो मेरा घर नहीं है, मेरा कर्म भूमि है, मटियानी कर्म भूमि है। वहां मैंने आप लोगों के जन सहयोग से 10 कट्ठा जमीन खरीदकर मैडम जी के नाम पर दान करके करोड़ों का हॉस्पिटल बनाया। अभी हॉस्पिटल हमको लगता है 1 आध महीना में कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसका उद्घाटन होगा। साथ ही ये केसाबा की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माता के नाम पर 10 कट्ठा जमीन खरीद के करोड़ों का हॉस्पिटल खड़ा किया। ये भी चुनाव के बाद उद्घाटन हो जाए। नया गांव हाई स्कूल जब आप जाओगे बाबू, तो माँ सरस्वती का बेहतरीन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। उस विद्यालय में जमीन नहीं थी, 6 कट्ठा जमीन विकास कोष से निकाल के परचेज किया, और 3 कट्ठा मैंने परचेज करके दान किया। और एक हमारे मित्र थे बागडोब के, राम ज्ञान दा, उनसे 3 कट्ठा दान करवा के उस विद्यालय को एक रूप देने का कार्य किया है। तो हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का मैदान भी, आप जो स्टेडियम का भी निर्माण, जो आपके सुनने में आ रहा है, युवाओं के, मतलब युवा यहाँ से सशक्त हो, मतलब यूँ देखा जाए कि युवा सशक्त हो, मजबूत हो, मतलब एक तरह से बढ़ चढ़ कर उनका जो है शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो, इसलिए आप स्टेडियम का भी निर्माण यहाँ मटिहानी विधानसभा में आपके संस्था से हो रहा है। देखिए, हम 2-3 दिन पहले एक छोटा सा बच्चा जो बहुत दुखित प्राणी है, पीड़ित प्राणी है, बेचारा विधानसभा जाने के लिए बेचैन है। हमको बात समझ में नहीं आ रही है, जितना बेचैनी क्यों है। वो बच्चा कह रहा था जो हमारा प्लानिंग है, जो 3 पंचायत 4 पंचायत पे वो स्टेडियम बनाने का, अरे तेरे को पता नहीं है ना, तो बिहार सरकार का नीतिगत फैसला जो हुआ उसको पढ़ो, अखबार पढ़ो, टीवी देखो। और यदि नहीं पढ़ने आता है अखबार, टीवी देखने में आंख में मोतियाबिंद हो गया है भाई, तो किसी अच्छे पीए को रख लो। सरकार का नीतिगत फैसला है भाई,
जो हम बिहार में हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनाएंगे। नोट गांव, प्रखंड में, प्रखंड, ओनली प्रखंड। तो हमारा प्रयास है और हमें लगता है जो दिसंबर में जी जी, मटिहानी स्टेडियम कार्य की शुरुआत हो जाएगी। सामो प्रखंड भी मैंने सैंक्शन करा लिया, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो पाए, जिस कारण पैसे का आवंटन नहीं हुआ। मेरा प्रयास है जो मेरे विधानसभा में जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम है वो यथाशीघ्र बना के हम बच्चों को हैंड ओवर करें। और नहीं, एक सवाल और है छोटा सा। अब उस भाई को ये पता नहीं है डिग्री कॉलेज किसको कहते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज किसको कहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज किसको कहते हैं, उसको ये पता नहीं है जो अनुमंडल और जिला स्तर पर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, डिग्री कॉलेज बनते हैं। अब वो कहते हैं जो हम मटिहानी में खोलेंगे। अरे यार कैसे खोलोगे, क्यों झूठ बोलते हो? सच बोलना चाहिए और सब चीज मेरे जिला में उपलब्ध है। क्योंकि मटिहानी विधानसभा बेगूसराय अनुमंडल में पड़ता है और बेगूसराय जिला में पड़ता है, तो बेगूसराय अनुमंडल जिला में हर चीज उपलब्ध पड़े है। जी, बार बार विपक्ष जो है आप पर बार बार ये आरोप प्रत्यारोप करता रहता है कि मटिहानी में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज हो सकते हैं, और अगर इस तरह का कोई प्रावधान होता है तो निश्चित रूप से निसंदेह आप अविलंब ऐसा कुछ करेंगे, जो कि आप हर वक्त जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। अच्छा सर, मटिहानी विधानसभा को लेकर आपका एक बयान आया था जिसको लेकर काफी वो वायरल हुआ, काफी विवाद भी हुआ, और ऐसा सुनने में आया कि ऐसा कहा गया, आपने ये कहा था कि जब तक आपका ये बयान था कि जब तक मैं मटिहानी में हूँ मुझे कोई हरा नहीं सकता, अगर मैं हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जिसको लेकर ये कहा गया कि आपका ये बरबोलापन है, आप अहंकारी हो गए हैं, आपका ये जो है मतलब आप क्यों ना कहीं कि बरबोली बोल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? भाई, भोगों को मां ने अहंकार नहीं दिया। आप एक वीडियो हमको दिखा दो जब मैंने कहा कि मुझे कोई माइक लाल मटिहानी से हरा नहीं सकता। एक वीडियो लाके दिखा दो जो मैंने रामदेरी को गाली दिया, एक भी वीडियो लाके दिखा दो। अब सुन लो बाबू, मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, जो मटिहानी विधानसभा हिमालय की तरह कठोर और मजबूत पहाड़ है। इस पहाड़ से टकराने के लिए लोगों को 5 बरस तक जनता का दिल जीतना होगा, जनता को विश्वास में लाना होगा, विश्वास दिलाना होगा जो मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा सेवक हूं। चुनाव के वक्त यदि कोई जीव जंतु नाटक करने आएगा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, गांववाद के नाम पर, तो मटिहानी विधानसभा में जो ये हिमालय रूपी पहाड़ खड़ा है उससे टकरा के उसको चकनाचूर होना पड़ेगा। मटिहानी की जनता की जीत होती है, बोगो नहीं जीतता है, बोगो नहीं हारता है। बोगो तो एक बेटा है, एक सेवक है। मैंने तो ये कहा है, इस देश में आप खोजो, बेगूसराय और बिहार की चर्चा क्यों करते हो भाई? मैं राजनीति में प्रवेश किया, मैंने डंके की चोट पर अपने अभिभावकों से कहा, जब मेरे जीन में राजनीति जीन नहीं है। मैं मेवा पार्टी नहीं हूं, मेरा जीन सेवा के लिए है। मैं राजनीति शौक से करता हूं। मेरे पास 2 संस्कार हैं भाई। एक संस्कार है जो जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे मैं मटिहानी चमन के हर पौधे के सामने आधा गिलास पानी लेके खड़ा रहूंगा। दूसरा, मेरे पास भाई अधिकार है, मतदाता ने दिया है, जनप्रतिनिधि रूपी अधिकार। जब तक मतदाता
इस बोगो को बेटा बना के रखेंगे, भाई बना के रखेंगे, सेवक बना के रखेंगे, तब तक ये बेटा राजनीति करेगा। जिस दिन हमारे माई को, हमारे चचा को, चाची को, भाई को, भाभी को लगेगा ये बेटा नकारा हो गया, मैं सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा, मैं कुत्ता बन के राजनीति नहीं करूंगा, चुनाव हार रहा हूं, जनता को ठग रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, ये मेरे जीन में नहीं है, कहीं नहीं। मैंने ये कहा कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो मटियानी के जनता को हरा सके। बोगो किस खेत का मूल्य है, बोगो की क्या हैसियत है, ये कहीं नहीं। यूं कहे कि ये आपका आत्मविश्वास है, जनता को लेकर आपने जो जन सेवा की है उनका आशीर्वाद है ये। इसका कारण है ना, इसका कारण है भाई, मैं 97 से मटियानी की धरती पर राजनीति कर रहा हूं, 97 से जनता दरबार लगा के अपने मतदाता की सेवा कर रहा हूं और मतदाता के व्यक्तित्व को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके कारण है जो मटियानी विधानसभा जैसा विधानसभा बिहार में आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं। मटियानी विधानसभा के मतदाता संपूर्ण रूप से ईमानदार हैं, व्यक्तित्ववान हैं, लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, जाति और पार्टी और धर्म के चश्मा से नफरत करते हैं और विकास को गले लगाने का कार्य करते हैं। इसके लिए मटियानी के मतदाता साधुवाद के पात्र हैं। साथी, मेरे ऊपर आरोप लगाने से क्या होगा, ये एक नाटक है, घरियाली आंसू है। वो तोतला भाई है ना, तोतला, वो तोतला भाई ये बोलता है और आप लोग का भी कमाल है, क्योंकि आप लोग जब हम बोलते हैं उसमें ई कट्टो उ कट्टो और वो कहता है देखो रामदेवी गाली दल को, मेरी औकात नहीं, मेरी औकात नहीं। उस मिट्टी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। कोई माय गलाल साबित कर दे जो बोगो सिंह रामदीरी लोगों को गाली दिया, मुझे 1000 जूते भी सजा के रूप में मिलेंगे, मेरे लिए कम होंगे। वो नाटक करता है, क्योंकि वो जानता है हम कहेंगे तो 2-4 हजार वोट मिल जाएगा, जमानत बच जाएगा। वो नाटक करते हैं, बात को समझ लीजिए। अच्छा, मटिहानी की जनता जो आपको देख रही, खास करके चूंकि ऐसे तो बिहार में आप फेमस हैं अपने विवेक राय के लिए, लेकिन मटिहानी के जो भी दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं, आगामी विधानसभा को लेकर उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मटिहानी की जनता से हमारी कोई शिकायत नहीं। मटिहानी के मतदाताओं ने जो मुझे दिया, बहुत दिया, जो देंगे बहुत देंगे, कोई शिकायत नहीं, कोई अपील नहीं। ये बेटा, ये भाई, ये सेवक, बेटा बनके, भाई बनके, सेवक बनके मटिहानी विधानसभा में सेवा किया है, तो इस बेटे को आपका पुनः प्यार और आशीर्वाद और भाव मिलना चाहिए। यही मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा। सर, एक प्रश्न आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, हमारे श्रद्धेय भोला बाबू हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से जिले को सुशोभित किया, गौरव बढ़ाया। आप 15 वर्षों से बिहार की राजनीति में विधायक बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता चाहती है, बेगूसराय की जनता के नाते भी हम चाहेंगे कि बेगूसराय का वो मंत्री पद का जो सूखा है, वो सूखा कब समाप्त होगा, कब हमारे जिले का वह जो मंत्री पद का गौरव है वो हमारे जिले को मिलेगा? इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर भी मेरा कोई कमेंट नहीं। कमेंट इसलिए नहीं है, जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहे थे, हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म हो, फल मैं हूं। तो मैं कर्म हूं, फल देने के लिए मां ऊपर बैठी हुई है, फल देने के लिए मटिहानी विधानसभा में हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, फल देने के लिए बेगूसराय जिले और बिहार के अभिभावक बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ कर्म हूं, फल आप हो।
लेकिन फिर भी हम क्योंकि बेगूसराय की जनता जरूर चाहेगी कि बेगूसराय का कोई बेटा मंत्री बनकर, चाहे मंत्री पद अपने आप में इतना दिन से सक्रिय है राजनीति में, तो निश्चित रूप से हमारी ओर से और पूरी जिलावासी की ओर से शुभकामना भी रहेगी कि ये सूखा समाप्त हो। सर, जो आगामी विधानसभा तो अपनी जगह पे है, लेकिन युवाओं का जो एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि युवा, चूंकि भारत एक युवाओं का देश है जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का है, लेकिन युवा आज व्यवस्था से कहीं ना कहीं उनको रोजगार नहीं है उनके पास, महंगाई बढ़ गई है, और इस वैश्विक महामारी के दौर में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, कहीं ना कहीं उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, घर परिवार चलने में दिक्कत हो रहा है, तो इस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि ये देखा जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? एक बात समझ लीजिए, मैं बेगूसराय बिहार के यूथ से और इस देश के यूथ से आग्रह करूं कि आप राजनीति में आओ, स्वागत है, लेकिन पैराशूट से मत आओ, व्हाट्सएप से मत आओ, फेसबुक से मत आओ। तू जमीन पर आओ और जमीन के दर्द और दुख को समझो। और महान लोकतंत्र है, दुनिया का महान लोकतंत्र भारत है, और इस लोकतंत्र की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए तू जनता की अदालत में सेवा भाव से उतरो और बेहतर जीवन भारत का हो, यूथ का हो, राजनीति में आना चाहिए। हमको कोई टेंशन नहीं, हम स्वागत करते हैं। जहां तक बेरोजगारी का सवाल रहा, कोई सरकार बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती है, कोई सरकार नहीं। क्योंकि हम बेबाक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। एक चीज सर, आपने कहा कि बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन युवाओं को आप तो ये जरूर दिलासा देंगे ना कि क्योंकि उनका घर परिवार चलना चाहिए। नहीं, दिलासा नहीं हम देने के लिए जन्म लिए हैं, हम दिलासा देने के लिए। आप ऐसा करो, जॉब के चक्कर में मत रहो, जॉब सीमित है, साइंस आगे बढ़ रहा है। जिस कल कारखाने में 5000 जॉब थे, आज वो 500 हो गए। जिस कारखाने में 100 जॉब थे, वो 10 पर आ गए। आप व्यवसाय सृजन करो, अपने ब्रेन को व्यवसाय की तरफ ले जाओ और तुम व्यवसाय का संवर्धन करो और उसमें नए यूथ को जोड़ने का कार्य करो। इससे तेरा भी भविष्य उज्जवल होगा, समाज का भी होगा और अपना देश भी मजबूत होगा। व्यवसाय के तरफ हमारे बच्चे को अपना कदम बढ़ाना चाहिए, ना कि जॉब की तरफ। जॉब के लिए बेचैनी है बच्चों में, ये बड़ा भारत के लिए दुखद है भाई। सर, अभी आपने देखा होगा कि दरभंगा में एम्स, फिर वहां पर एयरपोर्ट भी, विश्वविद्यालय तो वहाँ पहले से ही है, और हमारा जिला जब सारी आहारताएं पूरा कर रहा है। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग बरसों से चली जा रही है। कुछ दिन पहले दिनकर जब जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, उस वर्ष में भी अभी जो हम कुछ दिन पहले ही पूरा ट्रेड हुआ, पूरा सोशल मीडिया पर इसको लेकर विश्वविद्यालय के लेकर मांग किए गए। फिर यहाँ उलाव हवाई अड्डा जो बरसों पहले बना हुआ है, लेकिन इसका हम उपयोग जो है विषम परिस्थिति में, जब हमारे कोई अतिथि आते हैं तो उस स्थिति में करते हैं। फिर यहाँ पर अच्छे अस्पताल तो हैं, लेकिन जो एम्स तरह के अस्पताल है वो नहीं है। सर, इसको लेकर आपको नहीं लगता कि आप जिस तरह से मटिहानी विधानसभा में काम कर रहे हैं, लगातार 15 वर्षों से सरकार में है, तो आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि के नाते ये सपने हमारे जो जिला की हमारे मांग है, हमारे अधिकार हैं, ये पूरे होने चाहिए? आपको पता है, जब बेगूसराय में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एमपी एमएलए चुनाव हुए हैं क्या? हमें लगता है चुनाव नहीं हुए। यही बेटा पैदा लिया जो नीतीश जी से लड़के मेडिकल कॉलेज लाया, यही बेटा। क्या इससे पहले बिहार में एमएलए एमपी नहीं थे क्या? थे, रुचि नहीं थी। मैं ये नहीं कहता जो बेगूसराय विकास ने हुआ हम ही एगो बाबा पैदा लिए। विकास हुए, बिहार केसरी के बदौलत हुए। आज बेगूसराय की पहचान किसी सांसद और किसी विधायक के बदौलत नहीं है। कोई अपन पीठ थपथपा ले, थपथपाते होंगे उनके फॉलोवर। बिहार केसरी के बदौलत बेगूसराय की पहचान पूरे दुनिया में है। जी जी।
इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। 64 में बिहार केसरी ने आपको तेल शोधक कारखाना दिया है। कितने साल हुए? 54 साल हो गए। 54 साल से बेगूसराय के लोग सांसद को नहीं चुना। एको सांसद दिल्ली में जाके आत्महत्या कर लेता, भूख हड़ताल बैठ जाता, अनशन पर बैठ जाता पेट्रोल केमिकल्स के लिए, तो आज बेगूसराय की यूथ हमारे रोड पर भुगते। कोई सांसद नहीं किए। मैंने इस आवाज को बुलंदी से रखा है। आपको शायद पता होगा एनडीए के लोकसभा चुनाव में मैंने स्पष्ट कहा उम्मीदवार से, आप जीत के जाओ, दिल्ली जीतले हैं आप, हमको पेट्रोल केमिकल्स चाहिए हर हाल में, इससे नीचे कोई समझौता नहीं। दूसरा मैंने कहा था आप अभी सामो जाना चाहोगे तो आपको जाने में 2 घंटे लगेंगे, और पुल बन जाए मटियानी टू सामो तो यहां से मात्र 10 मिनट में आप चले जाओ। दूसरी बात मैंने कहा हमको पुल ला के दो, हमको मुतासरा रोड और पानी बिजली नहीं चाहिए। बेगूसराय में अब चाहिए पेट्रोल केमिकल्स, बेगूसराय में चाहिए सामो मटियानी पुल। तो आपको तो पता है आदरणीय राकेश जी ने कहा जो भोगो बाबू 4 लाख से गिरिराज दाग जिताइए, पुल राकेश देगा। राकेश बाबू ईमानदारी से उस पुल पर खड़ा है। आप जान लीजिए बहुत जल्द उस पुल का टेंडर होने जा रहा है। और जहां तक रही बात कौन पापी होगा जो राष्ट्रकवि दिनकर को भूल जाए? बेगूसराय की पहचान कलम के क्षेत्र में उस सिमरिया की मिट्टी से आती है जिस मिट्टी ने दिनकर जी जैसे बेटा को पैदा किया। मेरा प्रयास होगा, कमिटमेंट ने मेरा प्रयास होगा जो मेरे जिले में राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो। उसके बाद तो हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल कॉलेज हो गए, पेट्रोल केमिकल्स हो जाएंगे, सामो पुल हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। में सर एम्स हो गया, तो क्या आप हमारे जिले में एम्स नॉट पॉसिबल। अभी मैं चुनाव के वक्त कोई झूठा कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। पहले आप मेडिकल कॉलेज का नींव रखो, मेडिकल कॉलेज को चालू करो, तब आगे फिर बढ़िए। और हमारा जो उलाव हवाई अड्डा है सर, इसका जीर्णोद्धार? हाँ, एकदम बात से सहमत है। इसके लिए भी मेरा प्रयास होगा। हम इसके लिए दिल्ली जाके बात करेंगे, प्रयास मेरा जारी रहेगा। और हमें उम्मीद है जो राष्ट्रवाद के प्रणेता, भारत की आन बान शान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में ये देश आगे बढ़ेगा, बेगूसराय आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा और हवाई अड्डा चालू होगा। सर चूंकि किसान हम अन्नदाता हैं, संपूर्ण देश का पेट भरते हैं, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो देश के महान सपूत थे उन्होंने भी कहा था जय जवान जय किसान। एक जवान जो देश की सुरक्षा करता है प्रहरी बनकर, और एक अन्नदाता बनकर हम सबों के भूख को मिटाता है। कसहा दियारा क्षेत्र को लेकर ऐसा कहा जाता रहा कि आज आपने वहाँ मतलब आप वहाँ के किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत जो है मामला तुल पकड़ा, काफी वायरल हुआ। इस पर सर क्या कहेंगे? धोखा धोखा धोखा, क्या सच में धोखा? मैंने इस धरती पर आज तक किसी को धोखा नहीं, मुझे याद नहीं। एविडेंस के साथ यदि कोई साबित कर देंगे तो हम प्रायश्चित करूंगा, हम माफी मांग लेंगे। इंसान वही है, यदि इंसान से कोई गलती हो जाए और माफी मांग ले तो इंसान ही रह जाता है। उतनी शालीनता गॉड ने मुझे दिया है। धोखा नहीं, कुछ बछड़े हैं। फिर रामदीरी का नाम लेंगे तो फिर वो तोतला कानेगा जो रामदीरी का नाम। अरे यार, तू रामदीरी की मिट्टी ने तुमको संस्कार दिया, पैदा किया, तो तेरा तो वो पहचान है, तो तू रामदीरी पर क्यों चिढ़ते हो? कुछ तोतला भाई के बछड़े हैं रामदीरी में जिन्होंने पोस्टर गांव में टांगा। हम नहीं देखे पोस्टर। उस दिन मेरा कार्यक्रम था, कुछ लोगों ने कहा पोस्टर टंगा गया है आपके विरोध में। हम पूछे आए या ना आए?
कुछ लोगों ने कहा आइए, कुछ लोगों ने कहा छोड़ दीजिए, क्यों विवाद में पड़ना चाहते हैं। हम कल हम आएंगे। हाँ, रामदीरी मौजे में 20 गो रास्ता है, 20 रास्ता पर यदि रामदीरी के लोग नो एंट्री का बोर्ड टांग दे, जो बोगो सिंह के लिए इस गांव में एंट्री नहीं है, तब हम सोचेंगे जो रामदीरी जाए कि नहीं जाए। कसाहा दियारा संघर्ष समिति जो है, मैं उनके मांग के साथ खड़ा, लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये तोतला भाई है ना, रामो बामो कामो, उस दियारा के आंदोलन को राजनीतिकरण कर दिया। जिला के ऑल पॉलिटिशियन, हारे हुए जीते हुए एमएलए, एमपी, जिला अध्यक्ष, सबको बुलाया रामदीरी, सिंगल बोगो को नहीं बुलाया, सिंगल बोगो को नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं बुलाए? मैं आपका भाई नहीं, आपका सेवक नहीं, आपका बेटा नहीं? आप मेरे यहां 10-50 किसान आते और कहते विधायक जी हमारी ये समस्या है, आज गांव की बैठक है या कल बैठक है या अमुक दिन बैठक है, 2 मिनट समय दे। हाँ, तब यदि मैं कहता जब मैं तेरे संघर्ष में खड़ा नहीं हूं, तेरे मीटिंग में समय देने के लिए मुझे फुर्सत नहीं है, तब मैं पापी था, तब मुझे जो सजा मिलती, नो टेंशन, नो टेंशन। ये राजनीतिकरण है। तो भैया हम राजनीतिकरण से अलग रहना पसंद करते हैं। हम सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान पाना चाहते हैं। यही ये है। मैंने कहा रामदीरी लोगों को, जो 2 नाव की सवारी छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं जब बिना बोले ही ने किया नहीं, लेकिन अरे हम बिना बुलाए क्यों जाए? तू रामो बामो कामों के गरीब चढ़ल है और तू वहां नीतीश कुमार मुर्दाबाद कर रहा है, तू नीतीश कुमार का पुतला जला रहा है। हम पागल हैं क्या? हम कांके से आए हैं क्या? और मटियानी विधानसभा का नाम केसावे है, रामदीरी है, मटियानी विधानसभा है। मटियानी विधानसभा का नाम कोई जायत अथी नहीं है, तो उनको शर्म आती है बोगो सिंह को कहने में। कहीं ना कहीं सर राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन लोगों का हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। ये लोकतंत्र के मूल्य हैं। अच्छा सर, आपके विधानसभा में कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां जल जमाव होते हैं, लोगों को, राहगीर को काफ़ी परेशानी होती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी न्यूज आते हैं रहते हैं, लोगों की समस्याओं को वायरल भी किया जाता है। तो आपको क्या लगता है सर, ये सड़कें कुछ टूटी फूटी जो सड़कें हैं और या जहाँ पर जल जमाव की समस्या है, इससे कैसे मटिहानी विधानसभा के लोगों को कैसे निजात मिले? एक बात जान लो, जब तक सांस है तब तक समस्या है। सड़क बनेंगे, टूटेंगे। समाज का भी अहम रोल होना चाहिए। सड़क हमने बना दिया और आप सड़क के दोनों तरफ 2-2 फीट 3-3 फीट मट्टी भर के भराट बना दिया। पानी निकास के लिए 1 इंच आपने जगह नहीं छोड़ा जो पानी निकल जाए, तो सरकार उस पानी को कटोरा से उपछेगी। ये समाज की भी जिम्मेवारी बनती है। जो सड़क पर यदि कहीं 2 फीट 4 फीट लेंथ में 4 उंगली या 6 उंगली पानी जम गए, तो उसको कुदाली से काट के पानी निकालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये नैतिकता कहता है। जो समाज को जिंदा दिल बनना पड़ेगा, सरकार से कम नहीं हो सकता है। दूसरी समस्या है, हमारे क्षेत्र में रोड है। एक पंचायत आप चुन लो, एक पंचायत, मेरा आग्रह है। 43 पंचायत में किसी एक पंचायत को चुन लो, उस पंचायत में 90% रोड डन नहीं होंगे, तो बोगो सिंह का आप जो सजा दोगे हमको एक्सेप्ट हो जाएगा। 90% मतदाता के घर के चौखट तक सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा, पंचायती राज के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा रोड डन हो गए। मुखिया जी का पैसा है, बोगो सिंह के बाबूजी का पैसा है, सांसद के बाबूजी का पैसा है।
नहीं, भारत के गरीब जनता की वो पैसा है। हमारी सिर्फ ड्यूटी है उस जनता के दरवाजे तक उस स्कीम को पहुंचाना। 90% से कम कोई पंचायत में सड़क का काम डन नहीं होगा तो जो सजा दोगे भाई हमको एक्सेप्ट होगा। कुछ रोड टूटे हुए हैं, उसमें कोरोना के कारण कुछ रोड का सैंक्शन नहीं हो पाया। तो कोरोना को तो प्रधानमंत्री जी ने लाए, मुख्यमंत्री जी ने लाए, विधायक ने लाए, बेगूसराय मटिहानी की जनता भी तो नहीं लाए, जिस कारण 2-3 रोड हमारे पेंडिंग हो गए। अब खड़गपुर की आप चर्चा करोगे, तोतला भाई दौड़ के जाता है खड़गपुर टेंडर हमने कराया, काम शुरू है। हमको लगता है 6 महीना में वो रोड डन हो जाएंगे। आप चर्चा करोगे मीनापुर से भैरवार चौवट्टा होते हुए कोठिया, आप कोठिया से घुसो, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम कराए जा रहे हैं। आप चर्चा करोगे रजौड़ा चौक से बागबारा होते हुए रतौली तरफ से घुसो, कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू किए हुए। हर जगह काम में हाथ लग चुके हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और हम हमसे अंतिम में लेना चाहेंगे कि जो देश में लगातार हमारे बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतने अमानवीय तरीके से उनके साथ सामूहिक बलात्कार, फिर उनको मार देना, मतलब आदमी हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया, आदमी जानवर बन चुका है। इस कुत्सित समाज में जहाँ देवी, जिस तरह बार बार आपने जिक्र किया कि देवी हमारे आराध्य हैं, वंदनीय है, माता, बहन, पत्नी, हर रूप में हमारे मानव की सेवा करते हैं, मतलब वो पोषण करने वाली हैं, जन्म देने वाली हैं, लेकिन उन माँ बहनों के साथ इस तरह के जो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? सर आज संपूर्ण समाज मर्माहत है, चाहे जो भी जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं संपूर्ण भारत में, इस पर सर क्या कहेंगे? एक बात जान लो, हर चीज की ठिकरा सरकार पर फोड़ देना इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। सच्चाई ये है जो समाज का नैतिक पतन। कानून के डंडे से देश नहीं चलते, कानून से देश नहीं चलता है। कहीं कहीं समाज और व्यवहारिकता देश को ताकत देती है, सरकार को ताकत देती है। आप एक चीज का अध्ययन करो, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो भैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे जो अपना ज्ञान है वही हम बोल रहा हूँ ना। हम तो कोई अखबार पढ़ के या कागज में नोट करके तो जवाब नहीं दे रहा हूँ ना। एक बात अध्ययन करो, हमारे जो बाबा थे उनका जो व्यक्तित्व था वो मेरे पापा में है, और पापा में जो व्यक्तित्व वो हम में नहीं है। और हमारे से नीचे जनरेशन जो है उसमें तो बहुत व्यक्तित्व की कमी आ रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार? इसके लिए हम समाज जिम्मेवार। हम समाज को चाहिए जो सामाजिक वातावरण तैयार करें, तब जाके कानून का सहारा लें। और वैसे पापी जिस तरह का पाप करते हैं, हम तो देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, यूं तो हमारा सनातन परिवेश है, अध्यात्म परिवेश है, भारतीय संस्कृति संस्कार में हम पले हैं, लेकिन वैसे पापी को डू एंड डाई होनी चाहिए। वैसे पापी को समय नहीं मिलना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में स्पेशल जजेज बैठा के फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये मैं इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह जरूर करेंगे। जो हमारी बेटी और बहू की इज्जत बचना चाहिए इस देश में, लेकिन समाज से भी आग्रह करेंगे जो समाज जगो। जब तक समाज नहीं जगेंगे कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। इस बात को नोट कर दीजिए। हम आपसे आगे, चूंकि सर चुनावी व्यस्तता है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी मैंने आपके विचार आज यहाँ से साझा किया, आपने हमें समय दिया। संपूर्ण केबी स्टूडियो की ओर से, चूंकि डॉक्टर रोशन सर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और ये फरवरी के आसपास से ही सर ये शुरू हो गया है, और कहता विषय बढ़ता विषय के मंच से हमारे राजनेता, हमारे जिले के गौरव, या जो भी खिलाड़ी हैं, साहित्यिक हैं, ऐसे लोग जो अलग अलग विधाओं में जिला का सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विचार हम लेते हैं और उनको उस विचार को आम जनमानस तक पहुंचाते हैं।
तो डॉक्टर रोशन सर का जो ये सोच वैचारिक क्रांति लाने का, इसमें सर आपका सुझाव, आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। देखिए, मैं तो पहले ही कह दिया, डॉक्टर रोशन जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम एक आशा उनसे करते हैं, जो सत्य की जीत होनी चाहिए, कलम में स्याही होनी चाहिए, कलम बिकाऊ नहीं होनी चाहिए। सत्ता और विपक्ष, माइनस प्लस, दोनों बातें जनमानस के पटल पर जानी चाहिए। ये मैं विशेष रूप से उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा। और आप टीम को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं भी। आप यूं ही हमारे जिले की मान और सम्मान को आगे बढ़ाते रहें और जनता की आवाज को बुलंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।